तरीके से इंक्वायरी होना चाहिए, उसके लिए माननीय परमवीर सिंह साहब को वहाँ से हटाया गया। इंक्वायरी चालू है, उसमें कमिश्नर का क्यों बदली हुआ, अभी क्यों हुआ? इशारे पे काम करने वाली हमारी सरकार नहीं है। मुंबई पुलिस के मुखिया के नाते उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। नमस्कार, एबीपी न्यूज के सबसे नए डिबेट शो संविधान की शपथ लेकर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक मामले की गुत्थी किसी थ्रिलर फिल्म के जैसे हो गई। इसमें रहस्य है, इसमें रोमांच है और ड्रामा भी है। जांच की गुत्थी अब तक उलझी हुई और अब तो इस जाल में खुद महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार उलझ के रह गई। तो पहले मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वाजे की गिरफ्तारी, फिर मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह को हटाया जाना, गृह मंत्री अनिल देशमुख का परमवीर सिंह की गलती बताना और शिवसेना की ओर से परमवीर सिंह का बचाव करना, साथ ही साथ अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की कुर्सी पर तलवार लटक जाना। ये पूरी क्रोनोलॉजी देखकर ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में शामिल दो बड़ी पार्टियों के भीतर तलवारें खिंची हुई हैं। इसीलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या केंद्र और राज्य की लड़ाई में फंस गई महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार। और आज के मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान होंगे बीजेपी के सांसद सैयद जफर इस्लाम, बृजमोहन श्रीवास्तव, एनसीपी के प्रवक्ता विकास गुप्ता, संविधान विशेषज्ञ संजय गुप्ता, शिवसेना नेता अशोक वानखेड़े, वरिष्ठ पत्रकार और वाईसी पवार, पूर्व जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई। तो चलिए बिना भय या पक्षपात, बिना द्वेष या अनुराग अपनी समझ बनाएं, संविधान के दायरे में अपनी सोच को आत्मनिर्भर बनाएं। हम भारत के लोग, आइए शुरू करें संविधान की शपथ। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक से जो राजनीतिक धमाका महाराष्ट्र की सियासत में हुआ, उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देने लगी है। इस घटना और इससे जुड़ी जांच में केंद्रीय एजेंसी एनआईए के कूदने के बाद इतने मोड़ आए हैं कि महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार के भीतर दरारें गहरा गई। गठबंधन दो बड़ी सहयोगी पार्टियों शिवसेना और एनसीपी के रिश्तों में टेंशन उभर आई। शिवसेना ने मामले की जांच एनआईए को देने के औचित्य पर सवाल उठाकर इसे केंद्र और राज्य की लड़ाई बनाने की कोशिश की है। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने लिखा, राज्य का आतंक निरोधी दस्ता इस मामले में हत्या का मामला दर्ज करके जांच कर रहा था। इसी दौरान एनआईए ने आनन फानन में जांच अपने हाथ में ले ली। महाराष्ट्र सरकार को किसी तरीके से बदनाम कर सके तो देखें, इसके अलावा कोई और नेक मकसद इसके पीछे नहीं हो सकता। लेकिन मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटाए गए परमवीर सिंह को लेकर एनसीपी और शिवसेना से अलग अलग सुर, अलग ही कहानी कह रहे हैं। एनसीपी कोटे से गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस जांच में परमवीर सिंह को लपेट लिया है, लेकिन शिवसेना परमवीर सिंह के साथ खड़ी है। आज सामना में लिखा गया कि मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से परमवीर सिंह को हटा दिया गया, इसका मतलब वो गुनहगार सिद्ध नहीं होते। शिवसेना ने जता दिया कि वो अपनी ही सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख की राय से इत्तेफाक नहीं रखती। इसीलिए देशमुख की शिकायत दिल्ली तक पहुंच गई और देशमुख अपनी पार्टी के प्रमुख शरद पवार को सफाई देने आज दिल्ली दौड़े दौड़े आए। लेकिन जब पवार से मिलकर लौटे तो असल सवाल ही टाल गए। जो भी इसमें आरोपी हो उनके नाम आगे आना चाहिए ताकि कानूनन उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। पुलिस को कहा जा रहा है कैबिनेट रिशफल हो सकता है। कई सीनियर अधिकारियों ने सर ये कहा है वो खुश नहीं है। लेकिन आज संविधान की शपथ में हम सवाल पूछ रहे हैं, केंद्र और राज्य की लड़ाई में क्या फंस गई महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार? इस सवाल पर हमने एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर एक पोल लॉन्च किया है। आप अभी वोट देकर इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। शो के आखिर में हम पोल के आंकड़े आपके सामने रखेंगे। और अब संविधान की शपथ में सबसे पहले दो खास मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के सांसद सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनसीपी के प्रवक्ता बृजमोहन जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का संविधान की शपथ में। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ बृजमोहन जी, उद्धव सरकार मतलब महाराष्ट्र में जो आपकी सरकार है वो औचित्य पूछ रही थी सर एनआईए की जांच का। वो केंद्र सरकार मोदी सरकार पर सवाल उठा रही थी एनआईए की जांच को लेकर। अब तो सर कमिश्नर का तबादला करना पड़ गया है और गृह मंत्री की कुर्सी हिल गई है। औचित्य समझ में आ गया ना? रोमाना जी, इससे ज्यादा बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया है। आपने संविधान की शपथ पे ये प्रोग्राम रखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने मुख्यमंत्री बनते समय जो शपथ ली थी उसका पूरी तौर से उल्लंघन किया है, उसकी अनदेखी की है। उन्होंने ये कहा प्रेस में कि जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय मुझे शिवसेना के नेताओं ने टेलीफोन करके बोला कि एक अधिकारी को रिस्टेट किया जाए। ये शपथ के विरुद्ध वाली बात थी। दूसरी बात उन्होंने सीडीआर मामले में किया है।
उन्होंने सीडीआर का जो मुद्दा उठाया, अरुण जेटली साहब को ये बात जनवरी की है, जनवरी 2014 की बात है। उस समय कुछ लोगों ने अरुण जेटली साहब की सीडीआर निकाल ली थी। आज वो 2 पुलिस ऑफिसर, उनके साथ 3 प्राइवेट डिटेक्टिव आज जेल के अंदर बंद हैं। और इस मामले में कई सारे मुद्दे हैं जिनमें कहा गया है कि आर्टिकल 21 एक निष्ठा का मुद्दा है, इसका उल्लंघन किसी हालत में नहीं होना चाहिए। लेकिन आप कहना क्या चाह रहे हैं ब्रजमोहन जी? आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप मेरे सवाल से क्यों बच रहे हैं? मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे कि जब एनआईए की जांच इस मामले में हुई तो आप लोग सबसे पहले आगे आकर आवाज उठा रहे थे कि अरे देखो राज्य के अधिकारों में हस्तक्षेप हो रहा है, केंद्र की तरफ से एनआईए से जांच करवाई जा रही है। और अब सर जब जांच से आप लोग सब फंसते हुए नजर आ रहे हैं, आप लोग सब फंसते हुए नजर आ रहे हैं सर, तो औचित्य समझ में आ रहा है ना एनआईए जांच का? पूरा समर्थन दे रहे हैं। हमारी सरकार पूरी तौर से एनआईए का साथ दे रही है। अभी तक एनआईए के किसी अधिकारी ने ये नहीं कहा कि महाराष्ट्र सरकार का सहयोग हमको नहीं मिल रहा है। ये बात बिल्कुल भी गलत है। और जहां तक एनआईए की बात थी, उस समय ये कहा गया था कि एक जांच चल रही है, उस जांच में अगर आप एनआईए को लाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, लेकर आइए, लेकिन आप महाराष्ट्र की पुलिस की अनदेखी मत करिए। इसीलिए एक जांच एटीएस कर रही है। मतलब सैयद जफर इस्लाम साहब, एटीएस जो इस मामले में जांच कर रही थी, जिसे कुछ मिल नहीं पा रहा था, इसके बाद मामला जब और गहराया तो एनआईए की जांच सौंपी गई, वो महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस की अनदेखी हो गई, ये कहकर सवाल उठा रहे थे उद्धव सरकार। देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। जिस तरह से एनआईए जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो जिनकी इनकी साठगांठ किससे थी, वहां की सरकार किस तरह से काम कर रही थी, किस तरह से बिली हुई थी, वहां के डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और सरकार की जो पूरी रणनीति होम मिनिस्ट्री की थी वहां के, वो सब अब दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। और एनआईए के इन्वेस्टिगेशन में आपको बहुत सारी चीज ऐसी निकलेगी, उससे ये पूरी जो शिवसेना और एनसीपी की जो सरकार है वहां पर वो बिखर जाएगी। ये पूरे, और जहां तक फडणवीस जी के बारे में बात कर रहे हैं, फडणवीस जी ने कोई उल्लंघन नहीं किया, बल्कि यह हकीकत है जो लोगों के सामने रहना चाहिए कि आप किस तरह से उस पुलिस को इस्तेमाल कर रहे थे और आपके उसके पीछे क्या रणनीति थी। अब देखिए, इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे आएगा वैसे बृजमोहन जी की बात जो है आवाज कम होती जाएगी। अभी बहुत उछल के बोल रहे थे कुछ दिन पहले, अब थोड़ा अभी आपकी आवाज दबती हुई दिख रही है। थोड़े दिन के बाद जब इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ बाहर आ जाएगा तो आपको वहाँ के जफर भाई, होम मिनिस्टर, जफर भाई, मैं आपसे आपके पार्टी के सीनियर लीडर, बारी आपकी सरकार सब तरह से एक्सपोज हो जाएगी। आप किस तरह से एटीएस का इस्तेमाल कर रहे थे, पुलिस महकमे का इस्तेमाल कर रहे थे, और उससे आप लोग अब जब एनआईए की इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी तो जिस चीज को आप छिपाना चाहते थे, ये बड़ा सवाल है, आ जाएगी। ये बड़ा सवाल है ब्रजमोहन जी, आप इस सवाल से नहीं बच सकते सर, और सवाल आप सुन लीजिए और प्लीज आप मेरी जनता को जवाब दीजिए सर कि भाई क्या आपकी सरकार पुलिस अफसरों का इस्तेमाल कर रही थी अपने स्वार्थ के लिए? सर बिल्कुल गलत बात है। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने पुलिस का व्यक्तिगत उपयोग नहीं किया है। आपकी सरकार में क्या चल रहा है सर? आपकी सरकार में क्या चल रहा है? 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, कुछ नहीं चल रहा। परेशानी इस समय बीजेपी को है सबसे ज्यादा, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी में बिखराव पैदा हो गया है। कई सारे विधायक इसको छोड़ के भाग रहे हैं, ये परेशानी है। ये मुद्दा जो देवेंद्र फडणवीस साहब उठा रहे हैं, वो इसीलिए उठा रहे हैं कि उनको अपने लोगों को विमित करनी है। वो चाहते हैं तो आप बड़ा दिलचस्प एंगल ले आए हैं। ये आप बड़ा दिलचस्प एंगल ले आए हैं कि वो एंटीलिया केस के जरिए, एंटीलिया, मैं जवाब दे देती हूँ सर, मैं जवाब देती हूँ। तो क्या सैयद जफर इस्लाम साहब एंटीलिया केस के जरिए बीजेपी अपनी पार्टी को कंसोलिडेट करने के लिए पॉलिटिकल खेल खेल रही है? 1 मिनट, सैयद जफर इस्लाम की पार्टी को लेकर आपने इतना बड़ा आरोप लगाया है, जवाब सुनिए ना सर, दोबारा आ जाऊंगी आपके पास, आइए। अरे इतना बौखलाहट क्यों है भाई? आइए सैयद जफर इस्लाम, मैं बात कहना चाहता हूँ, बौखलाहट है। अरे बहुत बड़ी बौखलाहट दिख रहा है, बौखलाए हुए। मैं तो चुप से सुन रहा था देर से आपकी बात, आप तो लग रहा है मैं बौखलाया बिल्कुल नहीं। मैं बात कहना चाहता हूँ, बेचैन मत होइए, आराम से सुनिए ना, बात आपकी सुन ली। अब आपको बताया तो हकीकत कि आपकी पार्टी खुद बिखर रही है, आपकी पार्टी खत्म होने वाली है, खत्म होने के कारण सरकार भी खत्म हो जाएगी। सुन लीजिए, इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के बारे रोज माला जप रहे जो नहीं हो पा रहा। नहीं, जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप कह रहे हैं, जिस दिन से सरकार बनी है, ये तो उस दिन से चल रहा है। सर जवाब तो सुनिए ना ब्रजमोहन जी, बीच में तो ना टोकिए ना सर, आप 2 ही लोग हैं, बारी बारी आप लोगों के पास आ रही हूँ।
अब जवाब सुन लीजिए सैयद जफर इस्लाम का, फिर आपके पास आऊंगी। जफर भाई आइए। देखिए हमारे पार्टी के बारे में कह रहे हैं और हमारे विधायकों के बारे में कह रहे हैं कि वो परेशान है, छोड़ना चाहते हैं। हकीकत तो यह है कि वहाँ की सरकार में जो 2-3 पार्टियां हैं वो सब एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं, सब एक दूसरे से आंख मिला के बात कर रही, मतलब आंख दिखा के बात कर रही है। इसलिए कि हर पार्टी अपने फायदे के लिए जो सरकारी निजाम को इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में मुझे पूरी यकीन है कि ये सरकार अब वहां चलने वाली नहीं है और इनके खुद कितने विधायक ऐसे हैं जो उस सरकार से खुश नहीं है। इसलिए सरकार जो है करप्शन में पड़ी हुई है। एनसीपी तो दिन दहाड़े करप्शन कर रही है वहां पर, दिन दहाड़े। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। क्या सैयद जफर इस्लाम, क्या सैयद जफर इस्लाम आप ये कह रहे हैं, सैयद जफर इस्लाम क्या आप ये कह रहे हैं कि साहब ये एंटीलिया केस जिसने महाराष्ट्र सरकार को हिलाकर रख दिया, यही एंटीलिया केस महाराष्ट्र सरकार को गिरा देगा? क्या आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, वो सरकार अब चलने वाली नहीं है। अब देखिए आगे आगे कैसे होता है, बट कुछ दिनों की बात है। ये जितना आज जो परेशान आपको दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं बखलाया नहीं हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ। भाई दिख रहा है आपके बातों से लग रहा है। मैं तो परेशान होकर नहीं बोल रहा, मैं तो आपकी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं आपको हकीकत ही बताता हूँ। ब्रजमोहन जी, उल्टी गिनती शुरू हो गई है क्या उद्धव सरकार की? मैं बोलूं, एनआईए जो जांच कर रहा है उसकी रिपोर्ट पे आप लोगों को विश्वास क्यों नहीं है? उसकी जांच पे विश्वास क्यों नहीं है? क्यों देवेंद्र फडणवीस साहब दिल्ली पहुंच के भागे? क्यों दिल्ली गए? क्योंकि उनको मालूम है कि एनआईए ऐसा कुछ जांच नहीं कर पाएगी जिसमें कि किसी भी नेता की कोई संलिप्तता पाई जाए। जिस दिन से महाराष्ट्र में सरकार बनी है उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप ये चाहती है कि सरकार एक दिन ना रहे। आज 1.5 साल हम लोगों ने निकाले हैं और मैं आपसे दावा कर रहा हूं आने वाले 3.5 साल भी सरकार बेहतर तरीके से चलेगी और उसके बाद भी 5 साल हम लोग फिर से जीतेंगे। यही परेशानी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को आ गई है महाराष्ट्र में। उनको लग रहा है कि अब उनका कोई भविष्य नहीं है। आपने गलत तरीके से सरकार बनाया, ठीक है आपने बनाया, लेकिन सरकार जो ये बातें कह रहे हैं ना, सरकार बहुत लंबी चलने वाली, वो नहीं चलने वाली है। और हम नहीं, वह खुद आप लोग आपस में गिर जाएंगे। इसलिए कि जब नींव कमजोर हो तो जो इमारत ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी कोई गिराने की कोशिश नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो बात कर रहे हैं सैयद जफर इस्लाम यहाँ पर, ब्रजमोहन जी मुझे लगता है इस पर आपको जरूर जवाब देना चाहिए सर, क्योंकि आपको दिल्ली तक की दौड़ देवेंद्र फडणवीस की तो दिख गई, लेकिन आपने अनिल देशमुख की दिल्ली तक की दौड़ देखी या नहीं देखी सर? अनिल देशमुख को दौड़े दौड़े आना पड़ा सर दिल्ली तक। और क्या देश में देवेंद्र फडणवीस की दौड़, देवेंद्र फडणवीस साहब की दौड़ नहीं देखी? ये क्या दिखा रहा है? मतलब सरकार में, महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री को अपनी कुर्सी बचाने के लिए सर महाराष्ट्र मुंबई से दिल्ली तक आना पड़ रहा है। देवेंद्र, आप मुझे बताइए देवेंद्र फडणवीस जी क्या मुंबई से दिल्ली नहीं गए? लेकिन मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, शिवसेना को अनिल देशमुख को क्यों आना पड़ा दिल्ली? गृह मंत्री महाराष्ट्र के, उन्हें क्यों आना पड़ा दिल्ली? रोमाना जी, उद्धव सरकार से इतने परेशान है कि अनिल देशमुख, मैं आपसे जवाब चाह रही हूँ। बात कहने दीजिए, मेरे सवाल से मत बचिए। आप मेरे को पूरी बात कहने दीजिए, मेरे सवाल से मत बचिए। मुझे आप चुप नहीं, आप मेरी बात सुनिए। इन्होंने जो जफर भाई ने जो प्रश्न उठाया उसका जवाब, इन्होंने शिवसेना को धोखा दिया। बाला साहब ठाकरे के कमरे में बैठकर जो वायदा हुआ था उससे आप तो जनता को धोखा दिया। इसलिए शिवसेना ने इनको वहां से बाहर किया और ये सारे लोगों के साथ यही कर रहे हैं। अकाली भाग गए इनके साथ, चंद्रबाबू नायडू भाग गए इनके साथ। भटकिए मत सर, उस मुद्दे पर आज बहस नहीं है। मैं सवाल आपसे करना चाह रही हूँ ब्रजमोहन जी, आप बढ़िया तरीके से बैठकर, प्रवक्ता आप एनसीपी के हैं, लेकिन आप यहाँ पर पैरवी शिवसेना की कर रहे हैं। बढ़िया बात है, आप पैरवी शिवसेना की कर रहे हैं, पर ये तो बता दीजिए कि आपकी पार्टी के अनिल देशमुख है ना, उनकी तो सुनवाई हो नहीं रही है उद्धव सरकार में, उनको तो दौड़े दौड़े दिल्ली आना पड़ा। फिर क्यों आए वो दिल्ली? फिर वो क्यों आए दिल्ली? अरे दिल्ली में मेरे नेता रहते हैं, दिल्ली में अगर मेरे नेता है शरद पवार जी से मिलना कोई गुनाह है क्या? क्या मेरी पार्टी के अनिल देशमुख उनसे जाके मिलेंगे नहीं? क्या बात करती हैं आप? देवेंद्र फडणवीस जब जाके मिले, जब देवेंद्र फडणवीस जी जाके मिले तो उस पर आपको आपत्ति नहीं है? नहीं, वो तो आपने आपत्ति उठा दी सर, वो आपने आपत्ति उठाई, लेकिन वही सवाल मैं अगर अनिल देशमुख से जोड़कर पूछ रही हूँ तो आप कह रहे हैं इसमें क्या बात हो गई? पार्टी के नेता हैं तो वो आ गए मिलने के लिए, ठीक है सर, ठीक है। दर्शक देख रहा है सर, आपका ये दोहरा रवैया जवाब देने में दर्शक देख रहा है। आइए सर जफर, देखिए मैं 2-4 अहम बातें कहूंगा। पहली बात कि शिवसेना ने बहुत साफ लफ्जों में इस बात को कहा है कि परमबीर सिंह जी के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की है, और जो होम मिनिस्टर वहां के हैं, गृह मंत्री जो महाराष्ट्र के हैं,
दोनों की टिप्पणी को देख लिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों अलग अलग जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में खड़े हैं। ये बिल्कुल साफ है। और ये उस वक्त होता है, ये बृजमोहन श्रीवास्तव जी जो है वो समझते होंगे, समझदार आदमी है, मजबूरी इनकी ये मान नहीं रहे हैं। हालांकि दिल से बहुत इनका दिल धड़क रहा है, मैं देख सकता हूँ कि धड़कते हुए दिल से भी कहीं ना कहीं ऐसी बातें कह रहे हैं कि लग रहा है कि लोग मजबूती से बात रख रहे हैं, लेकिन आपकी कमजोरी दिख रही है। आप जानते हैं जब नॉर्थ पोल साउथ पोल है दोनों, शिवसेना और एनसीपी, तो कहीं ना कहीं दरार तो है। अब दरार अभी आपको गलत बात है, चश्मा लगा के गलत है, चश्मा लगा के भी दिख नहीं रहा, लेकिन लोगों को है। एक मिनट सुन लीजिए, फिर आपको रोका नहीं था। अरे आप सुन लीजिए एक मिनट, मैं कह रहा हूँ कि जब आपको दरार नहीं दिख रहा, ठीक है, जनता को दरार दिख रहा है, वहां की पार्टियों के जो सीनियर लीडर उनको दरार दिख रहा है, सरकार गिरेगी। और वहां की जनता चाहती है कि जिस तरह से सरकार बनी थी वो गलत है। भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला था, आपको विपक्ष में रहने का मैंडेट मिला था। आपने सरकार में रह के आपने जिस तरह से गबन करना शुरू किया, जिस तरह से आपने रैकेटियर की तरह काम कर रहे हैं वहां पर, आपके एनसीपी कांग्रेस, उससे साफ समझ में आता है। समय इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संविधान की शपथ में आप दोनों का मेरे साथ बने रहने के लिए। तो कुल मिलाकर आपने सुन लिया, यहाँ पर बड़ी बात जो बीजेपी के सांसद सैयद जफर इस्लाम की तरफ से की जा रही है कि साहब उल्टी गिनती महाराष्ट्र सरकार की शुरू हो चुकी है। ज्यादा दिन तक ये 3 राजनीतिक दलों की गठबंधन वाली सरकार महाराष्ट्र में चलने वाली नहीं है। हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलने के मामले में मुंबई पुलिस की जांच पर केंद्र और राज्य की लड़ाई में महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार फंस गई है। देखिए, इस मामले में अहम पहलू है मुंबई पुलिस की जांच के बीच में एनआईए की एंट्री, जिस पर शिवसेना ने कई सवाल उठा दिए थे। ऐसे मामलों में राज्य और केंद्र की भूमिका पर संविधान क्या कहता है, ये समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान संविधान के जानकार विकास गुप्ता जी मौजूद हैं। विकास जी, बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ सर कि बहुत आसान होता है राजनीति करके एक दूसरे पर सवाल खड़ा कर देना, खासतौर से जब केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जांच का मुद्दा आता है, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता है कि ये जो संवैधानिक व्यवस्था है ये क्यों जरूरी इसी एंटीलिया केस से साबित भी हो रहा है? देखिए रुमाना जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या एनआईए की गठन जो हुआ है 2008 में इस एक्ट का, क्या इसके अंतर्गत स्टेट के पास पावर है कि एनआईए की इन्वेस्टिगेशन जो सेंटर सुओ मोटो कर सकती है उसे रोकने की? तो उसमें मैं यही कहूँगा कि ये एक सेंट्रल एक्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट को जब लगता है कि ये कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस एनआईए के जो शेड्यूल में दिया हुआ है अगर वो हुआ है तो वो सुओ मोटो भी स्टेट में इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है। बनस्पत जब आपने देखा होगा कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के लिए स्टेट की परमिशन की आवश्यकता होती है, एनआईए एक्ट में साफ तौर पे ये दिया हुआ है कि इसमें स्टेट की भूमिका नहीं रहेगी अगर केंद्र की सरकार ये चाहती है। और दूसरी बात, केंद्र सरकार सुओ मोटो भी एक्शन लेकर के एनआईए से द्वारा इन्वेस्टिगेशन करा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास गुप्ता जी, संवैधानिक दायरा बताने के लिए। मतलब जो सवाल उठाए जा रहे थे उद्धव सरकार की तरफ से एनआईए की जांच पर, वो पूरी तरीके से बेबुनियाद। हम चर्चा कर रहे हैं देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक भरी गाड़ी मिलने के मामले में मुंबई पुलिस की जांच पर केंद्र और राज्य के बीच जो सियासी लड़ाई चली, अब उससे खतरे में महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार है क्या? शिवसेना मुंबई के कमिश्नर पद से हटाए गए परमबीर सिंह के बचाव में खुलकर सामने आ गई। इन्हीं परमबीर सिंह को हटाने के पीछे एनसीपी के कोटे से गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बाकायदा दलीलें तक रखी थी, लेकिन शिवसेना के मुखपत्र सामना ने आज लिखा, मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से परमबीर सिंह को बदल दिया गया, इसका मतलब वो गुनहगार सिद्ध नहीं होते। मुंबई पुलिस आयुक्त पद की कमान उन्होंने अत्यंत कठिन समय में संभाली थी। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की जो गठबंधन सरकार है उसमें अब खींचतान बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ शिवसेना के नेता संजय गुप्ता जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का संविधान की शपथ में। अशोक वानखेड़े जी, आपसे समझना चाहती हूँ, ये एंटीलिया केस से क्या महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार की जो अंदरूनी कलह थी वो खुलकर सामने आ गई है क्या? बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है। और मैं पहले दिन से ये लगातार आशंका जताई जा रही थी कि ये 3 अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां हैं, ये इकट्ठा कैसी रहेगी। लेकिन शरद पवार ने बहुत मेहनत के साथ इसको इकट्ठा करके ये सरकार अभी तक चलाई है। लेकिन ये विरोधाभास पहली बार नहीं हुआ। रुमाना जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार ऐसी बातें हो गई। सोनिया गांधी ने पत्र लिखा कि ट्राइबल और SC ST का जो फंड है वो ठीक से नहीं जाता है।
इसके पहले जो बड़े मंत्री थे कांग्रेस के, वो सब मुख्यमंत्री के पास जाके बोले कि चीफ सेक्रेटरी हमारी बात नहीं सुनते। इसके बाद एक 10 डीएसपी का ट्रांसफर हुआ मुंबई का, जिस पे मुख्यमंत्री ने स्टे दिया। बहुत गुस्सा हो गए थे गृह मंत्री पे, क्योंकि मुझे पूछे बगैर कैसा किया। उसके बाद 5 कारपोरेटर थे जो शिवसेना के एनसीपी में गए। आप यहाँ पर जो उदाहरण रख रहे हैं, मुझे लगता है संजय गुप्ता जी को आना चाहिए। संजय गुप्ता जी किस गुमान में है उद्धव ठाकरे? सर, शिवसेना नहीं, महाराष्ट्र सरकार चला रहे हैं और 3 पहियों वाली ये महाराष्ट्र सरकार है। समझ रहे हैं ना इस बात को? रुमाना जी, अभी अशोक वानखेड़े जी जो एग्जाम्पल दे रहे थे, वो पार्टियों की विचारधाराओं से रिलेटेड जो उदाहरण दे रहे थे, मैटर वो नहीं है। मैटर सचिन वानखेड़े का है और अभी जो एंटीलिया केस है, एनआईए की जांच है, ये मैटर है। तो इसमें तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, बिल्कुल। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि जब कमिश्नर परमवीर सिंह को हटाया जा चुका है, तो फिर शिवसेना उनका बचाव कैसे कर सकती है? सर, ये तो आप अपनी सरकार के फैसले के खिलाफ स्टैंड ले रहे हैं ना। कोई भी ऑफिसर सबके दायरे में आता है तो उस वक्त 2 ही एक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर सरकारें लेती हैं। पहला, उसको ट्रांसफर पोस्टिंग करती हैं। दूसरा, अगर किसी मामले संलिप्त कोई पाया जाता है, कोई शक होता है, तो उसको सस्पेंड किया जाता है। तो सचिन वाजे के ऊपर जिस तरह से जो कार्रवाई हुई, जिस तरह से वो शक के दायरे में आए, तो उनको सरकार ने सस्पेंड किया। पर सर, आप तो मान ही नहीं रहे कि वो शक के दायरे में आए हैं। सामना में आपने शायद सामना पढ़ा नहीं है। सामना में आज लिखा है, जो मैंने अभी दर्शकों को बताया भी था, कि साहब परमवीर सिंह को मुंबई कमिश्नर पद से अगर हटा दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुनहगार हैं। मुंबई पुलिस आयुक्त पद की कमान उन्होंने बड़ी मुश्किल वक्त में संभाली थी। मतलब आप लोग तो कसीदे पढ़ रहे हैं परमवीर सिंह की तारीफ में सर सामना में, क्यों? ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखिए, जब कोई अहम केस, दो राय नहीं है, जब कोई ऐसा अहम केस आता है सीधा तो दो राय नजर आ रहा है सर। या तो आप ये मान लीजिए कि शक के घेरे में है परमवीर सिंह, ये आप ये कह दीजिए कि परमवीर सिंह तो साहब बड़े काबिल अफसर हैं। एक बात ही चलेगी ना सर। ट्रांसफर और पोस्टिंग ये डिपार्टमेंट को या सरकार को जब कभी लगता है किसी मामले के अंदर कहीं जहां कंट्रोवर्सी आ जाती है, तो किसी ऑफिसर की ट्रांसफर पोस्टिंग की जाती है। तो ट्रांसफर पोस्टिंग कोई सजा नहीं होती है किसी भी तरह की। तो ठीक है, अभी जिस तरह से अहम केस है, जो जिसकी जांच एनआईए भी कर रही है, एटीएस भी कर रही है, जांच में निष्पक्षता रहे, इसीलिए ही परमवीर सिंह जी को हटाया गया है। और कोई इतना सिंपल होता सर, ऐसे ही अगर ये प्रशासनिक एक कदम होता ट्रांसफर पोस्टिंग का, जैसे आमतौर पर होता है, तो फिर अनिल देशमुख जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनकी कुर्सी पर इस वक्त तलवार नहीं लटक रही होती। क्यों? अशोक वानखेड़े साहब, सही कह रही हूँ ना मैं? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये इतना हास्यास्पद है कि कोई कंट्रोवर्सी होने पे बाद अधिकारी को ट्रांसफर किया जाता है। उस हिसाब से महाराष्ट्र में हर रोज ट्रांसफर होने चाहिए। नए पुलिस कमिश्नर आते से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये कहते हैं कि अभी तक जो गलतियां हुई, अब मैं इमेज सुधारने का प्रयास करूंगा। इसका मतलब गलतियां हुई ये अभी के कमिश्नर मान रहे हैं। पुराने कमिश्नर, अब जो वजह की बात हो रही है बार बार, वो वजह को तो लोग विधानसभा में भी डिफेंड किया सरकार ने, और उसके बाद सामना लगातार डिफेंड करता आ रहा है। वो अरेस्ट हुआ है, फिर भी उसको डिफेंड किया जा रहा है। वो शिवसेना का वर्कर था, 18 साल तक वो नौकरी के बाहर था, एक रात में उसको रिइंस्टेट किया जाता है। एक सब इंस्पेक्टर के लेवल के आदमी को ऐसे पोस्ट पे दिया जाता है जो महाराष्ट्र में आज तक वो काम किसी सब इंस्पेक्टर लेवल के पोस्ट को नहीं दिया गया। उसके बाद जो हुआ, वो जो कानून का नंगा नाच देखा है महाराष्ट्र में, मुंबई में एक आदमी की हत्या होती है ये विस्फोटक के मामले में, ये सारी दुनिया के सामने है। इसके बाद भी आप हम कहेंगे कि, और शरद पवार, मैं नहीं कह रहा हूं, संजय गुप्ता जी को, शरद पवार को तो कम से कम सुनना चाहिए। शरद पवार ने जो 3 भाग में इंटरव्यू दिया सामना में, उसमें उन्होंने कहा कि संवादहीनता है। शरद पवार ने कहा कि संवादहीनता है, मुख्यमंत्री के साथ संवाद नहीं है बाकी पार्टियों का। उन्होंने कहा कि गठबंधन में संवाद होना चाहिए, ये शरद पवार खुद कह रहे हैं। अशोक वानखेड़े जी तो 2-3 चीजों को मिक्स कर रहे हैं। 2-3 चीजों को मिक्स करने की जरूरत नहीं है। अगर सचिन वाजे को रिस्टेट किया गया, क्लैरिटी ये जान लीजिए आप कि सचिन वाजे जिस तरीके से अशोक वानखेड़े कह रहे हैं शिवसेना के साथ जुड़े रहे, सचिन वाजे जो हैं वो किस तरीके से चुटकियों में रीइंस्टेट हो गए जब आपकी सरकार आई, ये क्लैरिटी मैंने दे दी है। ठीक है, अब यहाँ से अपनी बात आगे बढ़ाइए आप। ये तो कानूनी संविधान में है। जब तक किसी, रोमाना मैडम, पहले मैं आपकी इसकी बात का जवाब देता हूँ। देखिए, हमारे देश के संविधान में है, अगर कोई भी सरकारी ऑफिसर, भले उसके ऊपर 36 केस क्यों ना हो, लेकिन अगर किसी भी अदालत ने ट्रायल के बाद उसको सजा नहीं दी, तो उस ऑफिसर को रिस्टेट किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी आपराधिक मामले में संलिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो एक अलग मैटर है। अब इस पर जवाब सुन लीजिए अशोक वानखेड़े का। एक मिनट जवाब सुनिए ना, जवाब सुनिए अशोक वानखेड़े का।
रोमाना जी मैं करेक्ट करना चाहता हूं, वो रीइंस्टेट नहीं किए गए, वो नौकरी पे वापस रखे गए। उन्होंने इस्तीफा दिया था, वो सस्पेंड हो चुके थे, इसलिए नहीं थे। वो इस्तीफा देने के बाद का मतलब यही होता है नौकरी वापस रखा जाना। कोई आदमी सस्पेंशन में नहीं रीइंस्टेट पे नहीं, उनको रीअपॉइंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेजिग्नेशन लेटर, जिस पीरियड में रेजिग्नेशन लेटर दिया था तब उसने शिवसेना ज्वाइन की थी। साल वो आदमी नौकरी से बाहर, मतलब उन्होंने मुंबई पुलिस से पूर्ण रूप से नाता तोड़ दिया। तोड़ने के बाद वो शिवसेना ज्वाइन किया, शिवसेना के प्रवक्ता हो गए। उसके बाद जो कांग्रेस बीजेपी शिवसेना की सरकार थी उसमें मुख्यमंत्री का दावा है, तत्कालीन मुख्यमंत्री का, कि मुझे बोला गया कि रीइंस्टेट किया जाए, लेकिन इनको फिर से रीअपॉइंट किया जाए। तब मैंने कहा कानूनी हो नहीं सकता। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री बनते हैं, रात को 10 बजे मीटिंग होती है, सुबह 5 बजे गैजेट, 6 बजे गैजेट निकलता है। इतनी तत्परता तो कहीं नहीं दिखाई दी। महाराष्ट्र में जो 80 दिन की सरकार बनी थी वो रात के अंधेरे में बनी थी। उसके बाद रीअपॉइंटमेंट रात के अंधेरे में हुआ। उसके बाद एक सब इंस्पेक्टर के लेवल के आदमी को सारा तमाम चार्ज दिया जाता था, वो अपने आप को सुपर कॉप कहलाता था। अब आप ये बताइए संजय गुप्ता साहब, मैं मुद्दे की बात पर आ रही हूँ, क्या ये जो केस है एंटीलिया केस, ये महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार पर भारी पड़ सकता है क्या सर? अलग अलग सुर देखने के लिए मिल रहे हैं एनसीपी शिवसेना के। ये बीजेपी के कुछ नेता या बीजेपी के सपोर्टर इस बात को सोच सकते हैं, और हर कोई अपनी अपनी अटकलें लगा सकता है, आप भी लगा सकते हैं और चर्चा भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ये मैटर एक ऐसा मैटर नहीं है कि जिससे सरकार के गठबंधन पर कोई फर्क आएगा, कोई बात होगी। आपसी असमंजसता से जो भी फैसले लिए जा सकते होंगे वो लिए जाएंगे, क्योंकि एंटीलिया केस एक अहम केस है, इसीलिए इस तरह की ट्रांसफर पोस्टिंग्स की गई हैं ताकि लेकिन अशोक वानखेड़े जी, दिक्कत तो यही है कि अभी तक जिस तरीके के फैसले लिए गए हैं, ऐसा लगता नहीं है वो आपसी सहमति से लिए गए फैसले हो। चाहे परमवीर सिंह का ट्रांसफर हो, चाहे सामना में लगातार जिस तरीके के लेख छप रहे हो और एनसीपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही हो। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, क्या एंटीलिया केस की वजह से महाराष्ट्र सरकार, उद्धव सरकार गिर सकती है क्या? रोमाना जी, बिल्कुल रोमाना जी, विधानसभा का अपना बजट अधिवेशन चल रहा था, संजय राठौड़ का केस आया। 10 दिन तक जब विधानसभा नहीं चली तब शरद पवार जी ने इंटरवेन करके संजय राठौड़ का इस्तीफा दिया गया। इस्तीफा लेने के बाद भी 4 दिन तक इस्तीफे पे बैठे रहे और 4 दिन बाद गवर्नर के पास गया। ये बार बार शरद पवार को इंटरवेन करना पड़ता है। ये तमाम बातें जो होती है वो कहीं ना कहीं बताती है कि संवाद नहीं है। और अभी आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है, आप जितने पुराने उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे में अशोक वानखेड़े, क्या ये एंटीलिया केस, क्योंकि यहाँ पर सीधे आर पार शिवसेना और एनसीपी में, और एनसीपी के भी बड़े नेता हैं जो इस वक्त शिवसेना के निशाने पर आ गए, गृह मंत्री महाराष्ट्र के अनिल देशमुख, क्या ये इस सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है? क्या ये केस ट्रिगर पॉइंट हो सकता है उद्धव सरकार गिराने के लिए? मुझे लगता है ये सरकार तभी गिरेगी रोमाना जी जब शरद पवार चाहेंगे या कांग्रेस चाहेगी, क्योंकि शिवसेना तो सत्ता में है, मुख्यमंत्री उनके पास है, वो नहीं चाहेंगे। लेकिन जो आज संजय राउत ने एक स्टेटमेंट दिया कि शरद पवार को यूपीए का चेयरमैन होना चाहिए, शिवसेना यूपीए का पार्ट नहीं है, लेकिन वहाँ सीधा सीधा गांधी परिवार पे वो हमला है, क्योंकि वो यूपीए के चेयरमैनशिप गांधी परिवार के पास है। सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्षता से नीचे उतर सकती है, लेकिन यूपीए के चेयरमैन का अभी तक कोई विवाद नहीं था। आज कांग्रेस में इसके जबरदस्त रिपरकेशन है। आज कांग्रेस के पटोले से लेकर तमाम लोग दिल्ली में बैठे हैं और इस बात पे विमर्श चल रहा है कि यदि शिवसेना बार बार शरद पवार जी के लिए फील्डिंग करेगी तो फिर क्या हम उस सरकार में रहे न रहे। मुझे तो ये सरकार जून तक सांस लेते हुए दिखाई देती है। जून में कांग्रेस में जो बदलाव होगा उसमें महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य होगा कि जिसमें कांग्रेस सोचेगी क्या करना है, क्योंकि 48 लोकसभा सीटें आती है और कांग्रेस का वजूद बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो कुल मिलाकर आपने सुना दोनों मेहमानों को, ये एंटीलिया केस किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है, खलबली मचा सकता है, इसके संकेत अभी से नजर आने लगे हैं। मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी वाईसी पवार साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संविधान की शपथ में पवार साहब आपका बहुत स्वागत है। आपसे समझना चाह रही हूं सर, जब तक एटीएस इस मामले में जांच कर रही थी हाथ खाली थी, जब एनआईए आई तो मामला खुलता चला गया, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत गरमाई है, क्या लग रहा है ये मामला क्या सिर्फ पुलिस तक सीमित है या फिर नहीं, इसके पॉलिटिकल जो मास्टर्स हैं वो अभी बाकी हैं, उन तक पहुंचने की बड़ी चुनौती है? जो सामने फैक्ट्स आई है, एक एपीआई अरेस्ट हो जाता है और एक कमिश्नर ट्रांसफ़र हो जाता है, बीच में कोई ऑफिसर इसमें नहीं है,
इसका मतलब यह है कि डायरेक्टली कमिश्नर और एपीआई के बीच में चल रहा है। अभी इतना बड़ा देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन जिसके मकान के सामने स्कॉर्पियो रखी जाती है जिसमें जिलेटिन है, अभी यदि ये फैक्ट है, ये सच्चाई है ऐसा माना, तो फिर पुलिस कमिश्नर तक को ये मालूम होना चाहिए उनकी अनुमति की सिवा ये होगा नहीं। और यदि अनुमति है तो पुलिस कमिश्नर एक देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रीज के घर के मकान के सामने जिलेटिन भरा हुआ गाड़ी पार्क करने को एपीआई को इजाज़त नहीं देंगे अनलेस उनको कहीं से और आदेश आया है। तो इसका मतलब यह है कि उनको भी कहीं से तो आदेश मिला है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। अभी सच्चाई तो इन्वेस्टिगेशन में निकलेगी, लेकिन जो सच्चाई अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएगी, लेकिन फिलहाल बड़ी बात जो आप कह रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ संविधान की शपथ में जुड़ने के लिए। संविधान की शपथ देख रहे हैं आप। आज हमने सवाल पूछा क्या केंद्र और राज्य की लड़ाई में फंस गई महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार। इस मुद्दे पर हमने ट्विटर पर एक पोल लॉन्च किया था और अब वक्त हो गया है पोल के आंकड़े देखने का। 60% दर्शकों का मानना है हाँ महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार फंस गई है, 40% ने ना में जवाब दिया है। आप भी संविधान की शपथ के इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। हम हर रोज शो से जुड़ा सवाल एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर पोस्ट करते हैं, आप वहीं जाकर वोट करके शो का हिस्सा बन सकते हैं। चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ है, एंटीलिया केस की जांच केंद्र बनाम राज्य का मुद्दा नहीं है, एनआईए की जांच संवैधानिक है, जांच को लेकर सियासी बयानबाजी सही नहीं। संविधान की शपथ में आज इतना ही। सोमवार रात 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी।